Hello, I welcome you to the channel of Social Sciences. Today we are going to discuss chapter number 1 of History class 10th. Now, as you would remember, in class 9th, you have studied French Revolution, Russian Revolution, Nazism, all of it. And in this year, class 10th, you will be studying nationalism from the context of Europe. And in chapter number 2, you will be studying nationalism in context of India. So let's begin. Here on the screen you can see an image. इस इमेज में हमें कुछ चीजें नोट करनी है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं दैट देयर इज अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ पीपल, राइट। अलग अलग बहुत सारे टाइप के लोग जो हैं वो एक ट्रेन की तरह मार्च कर रहे हैं आगे, है ना। दे आर ऑल मूविंग इन अ क्यू। इन सबके हाथ में फ्लैग्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने अपने कंट्री के अलग अलग नेशनल कॉस्ट्यूम्स को पहन रखा है। और ये सब जब जा रहे हैं तो ये किसको होमेज देते हुए, यानी किसको नमन करते हुए जा रहे हैं? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि हमने पढ़ा था क्लास 9th फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि दैट वाज कंसीडर्ड अ फेमिनिन फिगर। और ये शो करता है लिबर्टी को, इक्वालिटी को, फ्रेटर्निटी को, वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिए थे पूरे के पूरे यूरोप को। ठीक है, तो इस पेंटिंग को पेंट करने वाले जो आर्टिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक सोरू। इन्होंने 1848 में इस पेंटिंग को प्रिपेयर किया था। और इस पेंटिंग से वो दिखा रहे थे डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स को, एज ए कॉल देम। ठीक है, तो इस पेंटिंग में वो एक यूटोपियन विजन शो कर रहे हैं। ठीक है, यूटोपियन विजन मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसी चीज, एक होती है रियलिटी, फिर एक होता है यूटोपियन विजन। तो रियलिटी मतलब जो चीज एक्चुअली आपके सामने एग्जिस्ट कर रही हो, और यूटोपियन विजन मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि आप चाहो कि कुछ साल बाद रियलिटी बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ कि अगले कुछ सालों में आर्टिफिशियल रेन मैं करा सकूं, तो आज रियलिटी नहीं है लेकिन कुछ साल बाद ये रियलिटी हो सकती है। सो दिस कुड बी अ यूटोपियन विजन फॉर मी। लाइकवाइज फ्रेडरिक सोरू ने ये यूटोपियन विजन के तौर पे इस पेंटिंग को ड्रॉ किया था। जब पूरे यूरोप में मोनार्कीज थी, इन्होंने इस यूटोपियन विजन से, इस पेंटिंग से ये डिपिक्ट किया था कि कुछ सालों बाद हर कंट्री के लोग अपने अपने नेशनल फ्लैग को कैरी करेंगे, वहां पे कोई मोनार्की नहीं होगी, और वो सब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। साथ साथ आप देख सकते हो ग्राउंड पे यहाँ पे अलग अलग क्राउन्स गिरे हुए हैं। क्राउन्स मतलब यहाँ पे क्या सिग्निफाई किया जा रहा है कि जो मोनार्कीज हैं, जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज को रूल कर रही हैं, वो गिर चुकी हैं। और अब पीपल आर फ्री टू चूज व्हाट दे वांट टू डू। पीपल आर फ्री टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट। पीपल आर फ्री टू एक्सरसाइज डेमोक्रेसी। और यही विजन जो है इस पेंटिंग के थ्रू हमें फ्रेडरिक सोरो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस पेंटिंग पे कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आपका बोर्ड है तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक सोरो की पेंटिंग के बारे में बताइए, या इनकी पेंटिंग का जो थीम है उसको बोलते हैं द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ठीक है, तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि द पैक्ट बिटवीन नेशंस में आर्टिस्ट क्या दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे कि दिस इज अ यूटोपियन विजन, और यहाँ पे सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या है? वो यूरोप और अमेरिकन लोग हैं, मेन, women, चिल्ड्रन, एवरीबॉडी ऑफ ऑल सोशल क्लासेस। दे आर मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड दे आर ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार। ठीक है, साथ साथ हम ये भी बोलेंगे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक हाथ में कैरी करती हैं चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। तो ये दोनों चीजें क्या दिखा रही हैं कि चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स मतलब क्या, कि लोगों को अपने देश में अब राइट्स मिले हैं। राइट्स कब मिलेंगे? जब डेमोक्रेसी होगी। ठीक है, एंड टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मतलब क्या, कि ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो लोगों को गाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है। ठीक है, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिखोगे अपने आंसर में। साथ साथ आप ये भी दिखाओगे कि यहाँ पे जैसे फ्रेटर्निटी है, यहाँ पे लोग एक साथ यूनाइटेड होके आगे बढ़ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए। ठीक है, और यहाँ पे आसमान से भी बहुत सारे जो एंजल्स हैं या जो भी इनके गॉड्स हैं, ठीक है, वो सब ब्लेस कर रहे हैं लोगों को कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरो इज ऑल अबाउट, right? Next we move to one more thing, that is the concept of nation state. हमारे सामने अक्सर दो टर्म्स आते हैं, एक शब्द होता है कंट्री
दूसरा शब्द होता है नेशन। यूजुअली हमें लगता है कि ये जो दोनों वर्ड्स है सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कंट्री इज मेरली अ टेरिटरी, एक जमीन का टुकड़ा होता है कंट्री। लेकिन नेशन मतलब क्या हो गया? नेशन का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है, फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनन उन्होंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, नेशन मतलब क्या? नेशन इज व्हाट अ हीरोइक पास्ट ग्रेट मेन ग्लोरी दैट इज अ सोशल कैपिटल अपॉन विच one bases a national idea, to have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are the essential conditions of being a people. है ना? तो नेशन मतलब क्या हो गया? नेशन मतलब जब किसी एक जमीन के टुकड़े पे जो लोग रह रहे हैं उन सारे लोगों का कुछ कॉमन पास्ट रहा है, मतलब उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो हर हमेशा से सेम रहा है। उनके कॉमन प्रेजेंट है, मतलब वो अभी भी जो साथ में रह रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से पीसफुली को एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, और साथ साथ वो अपने फ्यूचर के लिए एक कॉमन ड्रीम है उन लोगों का। सो वैसे जो लोग होते हैं वो नेशन का हिस्सा कहलाते हैं। तो आज जैसे इंडिया इज अ नेशन, फ्रांस इज अ नेशन, यूरोप इज एन इट इज अ कॉन्टिनेंट एनीवे, लाइक ब्रिटेन इज अ नेशन। तो ये नेशन मतलब क्या हो गया कि वैसे लोग जिन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए साथ में स्ट्रगल किया हो, जिनके पास कॉमन पास्ट हो, कॉमन स्ट्रगल हो, कॉमन अपॉर्चुनिटीज रही हो, उन्होंने उनका कॉमन कस्टम रहा हो, कोई चीज जो कॉमन रहा हो जो लोगों को जोड़ के रखे, वो हो जाता है नेशन। लेकिन अगर मैंने अलग अलग कंट्रीज को ऑक्यूपाई कर लिया और सारे कंट्रीज को एक साथ जोड़ दिया, तो वो कहलाया जा सकता है कंट्री। है ना? तो अलग अलग जमीन के टुकड़ों को अगर आप जोड़ दो तो वो सिंपली एक कंट्री हो जाएगा। लेकिन अगर वहां के लोग भी जुड़े हुए रहेंगे तो वो हमारा नेशन हो जाएगा। है ना? तो ऐसे ये बस बेसिक चीज है जो कि आपको एक समझ जिसकी रखनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा सब चैप्टर 1, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, तो ये जो नेशन का कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया, इसका ओरिजिनेशन अगर देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न टाइम्स में, तो ये फ्रांस से आया। ठीक है, फ्रांस में जैसे हमने पढ़ा है क्लास 9th में भी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एब्सोल्यूट मोनार्की को हटाया गया था, डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, लोगों को राइट्स दिए गए थे, और फ्रांस की जो सोवरेनिटी थी वो मोनार्की से लेके लोगों को पास ऑन की गई। मतलब अब जो फ्रांस रहेगा वो सोवरेन है, मतलब वहां के जो लोग हैं वो फ्रांस के लिए डिसीजंस लेंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्योंकि फ्रांस में ओरिजिनेट हुए, तो फ्रांस ने हर हमेशा से लोगों को कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कलेक्टिव आइडेंटिटी दी। ठीक है, कुछ आइडियाज दिए नेशनलिज्म के, और यही जो आइडियाज हैं ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रांस में ऐसे क्या क्या आइडियाज दिए लोगों को, ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ यूरोप। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप ये लिखोगे, दैट इज द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड लेट सिटोयन द सिटीजन एम्फसाइज्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी। मतलब फ्रांस से सबसे पहला कॉन्सेप्ट आया फादरलैंड का और सिटीजन्स का। जैसे हम लोग भारत को भारत माता से सिंबलाइज करते हैं, वैसे ही फ्रांस ने अपने कंट्री को, फ्रांस के लोगों ने अपने कंट्री को ला पैट्री यानी फादरलैंड से सिंबलाइज किया। और सारे सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, कि वो किसी भी क्लास के हैं, किसी भी रेजीम के हैं, उनको बोला गया सिटीजन। है ना? तो ये क्या बता रहा है कि फ्रांस के लोगों ने अपने आप को एक कॉमनैलिटी में जोड़ा, है ना, उनने अपने आप को यूनाइटेड समझा। ठीक है, दिस इज वन। द सेकेंड इज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर वाज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो पहले मोनार्की थी, लुई 16 के अंडर में जो फ्लैग होता था उसको रिप्लेस किया गया और एक फ्रांस का ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? द स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। है ना? तो तीसरा पॉइंट हो गया कि फ्रांस में स्टेट्स जनरल पहले होता था, यानी जो किंग के अंडर में जो मीटिंग होती थी उसको हटा के अब हो गया नेशनल असेंबली, यानी फ्रांस ने अपने आप को पहली बार एक पार्लियामेंट दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हिम्स, ओथ्स, ठीक है, अलग अलग गाने ये सारे बनाए गए इन द नेम ऑफ द नेशन, यानी हम लोग भी जैसे नेशनल सॉन्ग्स बनाते हैं, नेशनल एंथम होता है, ठीक है, वैसे ये सारी चीजें फ्रांस में उस वक्त
शुरू हो गई। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजंस विद इन इट्स टेरिटरी। तो अब फ्रांस के टेरिटरी के अंदर सबके लिए यूनिफॉर्म लॉज होंगे और ये सारे यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए और लागू किए गए पूरे के पूरे फ्रांस में। इससे पहले क्या था, फ्रांस में ओल्ड रेजीम सिस्टम था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में वहाँ की जो कंट्री थी वो बटी हुई थी, तो सबके लिए रूल्स रेगुलेशंस बहुत अलग अलग थे। ठीक है, तो अब उन सारी चीजों को हटा दिया गया। सिक्स पॉइंट क्या होगा, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यूनिफॉर्म कस्टम ड्यूटीज हो गए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थे, मतलब कस्टम ड्यूटीज क्या होते हैं, जब आप कोई भी सामान एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी लेके जाओ तो वहां पे आपको बॉर्डर पे टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, उसी को हम लोग कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे, यानी देश के अंदर जो कस्टम ड्यूटीज हो रहे थे, उन सबको अबॉलिश यानी रिमूव कर दिया गया और पूरे देश भर के अंदर यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट कर लिए गए। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स मतलब जैसे फ्रांस है, फ्रांस के अंदर मान लो अलग अलग टेरिटरीज हैं। अगर आप एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में जाओगे तो पैसे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेट्स चेंज हो जाएंगे। मतलब कहीं पे अगर एक दर्जन में 12 केले हैं तो दूसरे टेरिटरी में जाके एक दर्जन में जो नंबर ऑफ बनानाज है वो चेंज हो सकता है। कहीं पे 1 केजी की वैल्यू 1000 ग्राम है तो दूसरे टेरिटरी में 1 केजी की वैल्यू 900 ग्राम हो सकती है, कहीं पे 1100 ग्राम हो सकती है। तो टेरिटरी चेंज करते ही वेट्स एंड करेंसीज चेंज हो जाती थी। तो इस चीज को रिमूव कर दिया गया फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद फ्रांस में फ्रेंच को एज अ नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। ठीक है, एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन। तो ये मेनली ये 7 चेंजेस थे जो कि फ्रांस में लाए गए, जिससे फ्रांस में क्या हुआ, एक नेशन की फीलिंग डेवलप होने शुरू हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है, इसीलिए फ्रांस का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो पूरे यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट फ्रांस से निकला। ठीक है, एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी हो जाती है। इसका मतलब फ्रांस में अगर कोई आइडिया निकला तो वो पूरे यूरोप में फैल जाता है ना। तो ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से निकला और इसीलिए ये जो 7 पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप यू आर गोइंग टू स्टडी इट वेरी सिंसियरली। Next, we come to the other topic, that is the topic of सिविल कोड ऑफ 1804। तो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में आपने पढ़ा है क्लास 9 में, मैं इसका शॉर्ट रिवीजन दे रही हूँ आपको, कि फ्रांस में पहले ओल्ड रेजिम सिस्टम था। ओल्ड रेजिम सिस्टम को रिप्लेस करके वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद फ्रांस पे वॉर हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने फ्रांस पे अटैक किया, तो फ्रांस की जो आर्मी थी वो इन देशों से लड़ने के लिए चली गई और फ्रांस में कुछ टाइम के लिए रहा जाकोबिन क्लब का रूल, रेन ऑफ टेरर था। ठीक है, जाकोबिन क्लब्स भी बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे फ्रांस में। ठीक है, तो जाकोबिन क्लब भी रिमूव हुआ और इसी वैक्यूम का फायदा उठा के फ्रांस में एंट्री हुई थी वहां के डिक्टेटर नेपोलियन की। तो जब नेपोलियन फ्रांस में आया, ठीक है, तो उसने फ्रांस में कुछ चेंजेस किए जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड। ठीक है, नेपोलियनिक कोड में कुछ बेसिक चेंजेस जो आए वो ये थे कि ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वर अबॉलिश्ड। नेपोलियन एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये 3 चेंजेस थे जो कि नेपोलियनिक कोड में आए। पहला चेंज था कि बर्थ के बेसिस पे जितने प्रिविलेजेस मिलते थे, यानी अगर आप फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, या आप फ्री में लोगों से लेबर करा सकते हो, सर्वडम था, ये सारी चीजों को हटा दिया गया। उसके बाद सेकंड था, इट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब सारे सिटीजन जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल है। तो ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमने फ्रांस से लिया है। और तीसरा कि इट सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। अब हर क्लास के लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो 3 चेंजेस थे ये नेपोलियन ने लाए और उस टाइम ये जो चेंजेस थे दे बिकेम क्वाइट वेरी वेरी पॉपुलर। ठीक है, और इन सारे चीजों को डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी ने ये सारी चीजें जो थे वो इन सारे जगहों पे धीरे धीरे नेपोलियन ने एस्टैब्लिश करने शुरू कर दिए। ठीक है, साथ साथ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वाज आल्सो इम्प्रूव्ड बाय नेपोलियन। ठीक है, तो ये भी एक चेंज है जो कि नेपोलियन ने किया। उसके बाद पेजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन
They enjoyed newfound freedom. Business and small-scale producers of goods in particular began to realize the uniform laws. तो नेपोलियन ने एक और चेंज जो किया वो ये था कि नेपोलियन ने सारे वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। अभी हमने बताया कि वेट्स एंड मेजर्स मतलब क्या, जब आप फ्रांस के एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी जाओ तो आपको अलग अलग करेंसी देनी पड़ेगी, है ना, अलग अलग करेंसी होगी, अलग अलग वेट्स होंगे, अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो वो सारी चीजें नेपोलियन ने रिमूव कर दी। सिर्फ फ्रांस में नहीं, अगल बगल के सारे टेरिटरीज में जो कि फ्रांस ऑक्यूपाई कर रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ, थ्रू आउट यूरोप इक्वल वेट्स एंड मेजर्स होने लगे, है ना। और इन सारी चीजों को देख के जो वहां के पेजेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, दे बिकेम रियली वेरी हैप्पी, है ना। तो इस तरीके से ये जो चेंजेस थे जो कि नेपोलियन लाया, इसके बारे में भी आपसे एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, और ये आया भी है। अगर आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देखोगे तो फ्रेडरिक सोरो पे क्वेश्चन आया है, फ्रांस में कैसे नेशनल सेंस ऑफ बिलोंगिंग हुआ उस पे क्वेश्चन आया है, और ये नेपोलियन कोड पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन जो अभी तक हमने डिस्कस किए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि नेपोलियन के आते ही क्या क्या चेंजेस हुए फ्रांस में। अब हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या चेंजेस हुए। तो यहाँ पे देखते हैं कि यूरोप में जो ओरिजिनल डोमिनेंट क्लास था, यानी पूरे यूरोप पे जो सबसे ज्यादा जिस क्लास का चलता था, उसका नाम था एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या, वो लोग जो कि लैंड बहुत ज्यादा ओन करते हैं, या फिर वो लोग जो कि किंग के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। तो फ्रांस में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्लास था वो एरिस्टोक्रेसी का था, ठीक है। और ये लोग थ्रू आउट डिफरेंट रीजन्स, मतलब वो आप यूरोप की बात करो, आप यूरोप में फ्रांस की बात करो, ब्रिटेन की बात करो, इटली की बात करो, किसी भी नेशन की बात करो, अगर आप इसको यूरोप इमेजिन कर रहे हो, और यूरोप में जितने भी देश हैं, उन सारे देशों में जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्लास था वो एरिस्टोक्रेसी ही था, ठीक है। क्योंकि ये दे वर द रिच पीपल, दे हैड वेरी कॉमन कल्चर, और वो सब मेजोरिटी फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, दे वर फ्रेंच स्पीकिंग। और ये एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में क्या होता था, दे वर यूनाइटेड बाय मैरिज, ठीक है, आपस में इनकी शादियां हो रही है। लेकिन अगर हम नंबर वाइज बात करें तो दे वर अ वेरी स्मॉल ग्रुप, ठीक है। इनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन इनकी पावर बहुत ज्यादा थी, इनके पास वेल्थ बहुत ज्यादा था। And to the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners. And toward the west side of the continent, ठीक है, या वेस्ट साइड ऑफ फ्रांस, यहाँ पे अगर हम देखें तो किसका ज्यादा चलता था, पेजेंट्स का, ठीक है। पेजेंट्स इन एरियाज में लैंड ओन करते थे और वो कल्टीवेट करते थे, ठीक है। लेकिन ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था, वहां पे लैंड होल्डिंग ज्यादा थी एरिस्टोक्रेसी की। तो इस तरीके से यूरोप में डिस्ट्रीब्यूशन था पूरे एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज का और पेजेंट्स का, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है इंग्लैंड में इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, ठीक है। और फ्रांस और जर्मनी में भी ये चीज धीरे धीरे 19th सेंचुरी तक पहुंचती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या हुआ, अब गांव में जो गरीब थे, जो पेजेंट्स थे, जिनके पास ज्यादा काम नहीं होता था, वो लोग धीरे धीरे कहाँ पे आए, वो शहरों में आने लगे और इंडस्ट्रीज में काम करने लगे। जब वो इंडस्ट्रीज में काम करने लगे तो एक नए क्लास का जन्म हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग क्लास, या फिर आज का मिडिल क्लास, ठीक है। और ये जो मिडिल क्लास था वो इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इन सारे लोगों से मिलके बना था, ठीक है। तो अब फ्रांस की जो सोसाइटी थी, जो कि पहले दो पार्ट में बटी थी, एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्स, अब वो तीन क्लास में बढ़ गई, और उसमें आ गए एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास और पेजेंट्स। तो जो मिडिल क्लास था उसका जन्म बेसिकली हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो ये जो मिडिल क्लास था धीरे धीरे बहुत डोमिनेंट क्लास बनने लगा। ये क्यों डोमिनेंट क्लास बनने लगा, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरे इकोनॉमी को चला रही थी। इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया था इंडस्ट्रीज का। साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही अलग अलग देशों में यूरोप के जो यूरोप की जो मोनार्कीज थी, अलग अलग देशों में कॉलोनाइज कर पा रही थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया में आए, ठीक है। उसमें एक जो हाथ था जिसका, दैट वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ब्रिटिशर्स के पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज गुड्स थे, उनको मार्केट चाहिए था अपने इन गुड्स को सेल करने के लिए, और इंडिया में उनको वो मार्केट दिखा। तो इंडिया से वो रॉ मटेरियल कॉटन लेके जाते थे, और उसी कॉटन को प्रोसेस करके वापस इंडिया में ही फिनिश प्रोडक्ट्स, कपड़े, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीजें बेचते थे। तो इंडिया जो था उनके लिए एक मार्केट था, ब्रिटेन के लिए, है ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ होल यूरोप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हुआ, और इसी तरीके से मिडिल क्लास जो था उसका जन्म हुआ। जो मिडिल क्लास था वो एक बहुत कॉमन आइडियोलॉजी के लिए जाना जाता था, और मिडिल क्लास जिस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता था उसको बोलते हैं लिबरलिज्म।
लिबरलिज्म लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब है लिबर विच मीन्स फ्री। ठीक है, फ्री। तो ये जो मिडिल क्लास थी उसका डिमांड था कि दे वांट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। अब क्योंकि ये जो मिडिल क्लास थी वो एक्चुअली पेजेंट्स थी। ठीक है, पेजेंट्स थे जो कि अब शहरों में आके काम करने लगे थे। और इनके ये जब शहरों से उठ के जब गांव से उठ के शहर आए तो उनको रियलाइज हुआ कि जब हम काम उतना ही कर रहे हैं, जब हम अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, तो हम भी अपने लिए फ्रीडम डिमांड करेंगे, हम भी अपने लिए इक्वालिटी डिमांड करेंगे। जब हम पेजेंट्स होते थे तो हमें बहुत दबा के रखा जाता था, हमें राइट्स नहीं मिलते थे, हमें टैक्सेस बहुत ज्यादा देने पड़ते थे। बट नाउ बिकॉज वी आर दी वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, and now we have got a certain standard of living, and now that we are educated and we have some money, we want equality, है ना। तो यहीं से ये इक्वालिटी, ये फ्रीडम से ही कॉन्सेप्ट आया लिबरलिज्म का। और लिबरलिज्म मतलब क्या हुआ, दे वांटेड फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली इसका मतलब था कि दे वांटेड अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मिडिल क्लास का जो कॉन्सेप्ट था वो था लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म को हम लोग दो पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट। पॉलिटिकली लिबरलिज्म मतलब था कि इनको एक ऐसी सरकार है, ये पॉलिटिकली इनको इक्वालिटी चाहिए। इक्वालिटी मतलब क्या, फ्रीडम मतलब क्या, इनको चाहिए कि ये अपनी गवर्नमेंट बाय कंसेंट बना पाए। ठीक है, मतलब इनको भी अपना गवर्नमेंट चूज करने का राइट हो। इसी को हम लोग बोलते हैं सफरेज। सफरेज मतलब द राइट टू वोट। इसका मतलब ये डिमांड कर रहे थे कि इनको क्या चाहिए, राइट टू वोट। राइट टू वोट तो मोनार्की में होगी नहीं, राइट टू वोट कहाँ पे होगी, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी में होगी। इसका मतलब दे वर डिमांडिंग डेमोक्रेसी, राइट। तो डेमोक्रेसी तो इनको कोई मोनार्की नहीं देगी। दूसरा डिमांड जो इनका था वो था इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में। इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में इनको चाहिए था कि जितने भी वेट्स एंड मेजर्स हैं वो सब यूनिफाई कर दिए जाए, जितने कस्टम ड्यूटीज हैं उन सबको अबॉलिश कर दिया जाए। ठीक है, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें डेवलप की जाए ताकि जो ट्रेड है वो बूस्ट हो, वो बढ़े, है ना। तो ट्रेड बूस्ट करने का डिमांड था इनका इकोनॉमिकल लिबरलिज्म में। ठीक है, तो लिबरलिज्म हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल सेंस एंड लिबरलिज्म इन द इकोनॉमिकल सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल सेंस हमने समझा कि right to vote, and in the economical sense they wanted better trade। और better trade के लिए इनको इनकी बात मानी किंग ऑफ प्रशिया ने। और किंग ऑफ प्रशिया जो थे उन्होंने 1834 में एक कस्टम यूनियन डेवलप किया। ठीक है, उस कस्टम यूनियन को हम लोग क्या बोलते हैं, जोल्वेरिन। और जोल्वेरिन के तहत क्या हुआ, द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। तो यूरोप में पहले क्या होता था, बहुत सारे टैरिफ्स होते थे। जैसे कि अगर आप आज न्यूज देख रहे हो तो यूएस ने बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए। टैरिफ मतलब क्या हो गया, टैक्स। टैरिफ मतलब टैक्स। तो पहले क्या होता था, यूरोप में अगर आपको एक देश से दूसरे देश में अपना सामान बेचना है तो आपको कस्टम ड्यूटी एज टैरिफ पे करना पड़ेगा, एज टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जोल्वेरिन के थ्रू क्या हुआ, इस टैक्स को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, कम कर दिया गया। और दूसरा चेंज जो जोल्वेरिन से आया वो क्या था, नंबर ऑफ करेंसीज वर रिड्यूस फ्रॉम 30 to 2। तो पहले क्या होता था, पूरे यूरोप में 30 अलग अलग करेंसीज थी, अब वो 30 करेंसीज से कितना हो गया, सिर्फ दो करेंसीज। ठीक है, साथ साथ रेलवे नेटवर्क डेवलप किया गया ताकि मोबिलिटी बढ़े। ठीक है, ट्रेड अच्छे से हो पाए। तो इन तीन मेजर्स के थ्रू क्या हुआ, जोल्वेरिन ने इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने की कोशिश की गई। और ये जो जोल्वेरिन था वो किसने इंट्रोड्यूस किया, प्रशिया ने। ठीक है, किस साल इंट्रोड्यूस किया, 1834 में। और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि यूरोप में जो डोमिनेंट क्लास था वो था एरिस्टोक्रेसी का। डोमिनेंट क्लास एरिस्टोक्रेसी का था, लेकिन फिर धीरे धीरे जन्म हुआ मिडिल क्लास का, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हुआ। मिडिल क्लास ने डिमांड किया लिबरलिज्म, लिबरलिज्म इन द पॉलिटिकल सेंस एंड ऑल्सो इन द इकोनॉमिकल सेंस। पॉलिटिकल सेंस में लिबरलिज्म मतलब राइट टू वोट, जो कि उनको नहीं मिला। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में दे वांटेड बेटर ट्रेड, वो उनको मिला थ्रू जोल्वेरिन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अभी तक क्या हो रहा था कि नेपोलियन फ्रांस में आ चुका था, उसने नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस कर दिया था 1804 में। ठीक है, 1804 से लेके नेपोलियन जो था 1815 तक फ्रांस में रूल करता है। लेकिन 1815 के बाद क्या हुआ कि नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। ठीक है, बाय कंजर्वेटिस्ट्स।
तो नेपोलियन का यहाँ पे हम लोग वापस से थोड़ा सा कहानी देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन जो था, क्योंकि वो फ्रांस का डिक्टेटर बन चुका था और वो धीरे धीरे फ्रांस के साथ साथ अगल बगल की सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज करने की कोशिश कर रहा था। इटली को ऑक्यूपाई कर रहा था, पोलैंड को ऑक्यूपाई कर रहा है, जो अगल बगल की कंट्रीज है। ठीक है, इसके कारण जो अगल बगल के किंग्स थे, जो मोनार्कीज थी, ठीक है, जो चाहते थे कि मोनार्की सेफ रहे, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिस्ट। कंजर्वेटिस्ट मतलब जो मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। तो नेपोलियन जो था वो ये बोल रहा था कि मैं डिक्टेटर हूँ और मैं डेमोक्रेसी लाऊंगा इन सारे देशों में। बट एक्चुअली वो भी एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही ला रहा था। और इसके कारण क्या हुआ, जो अगल बगल के देशों की मोनार्कीज थी, दे फेल्ट थ्रेटेंड। उनको लगा कि यार अगर नेपोलियन ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो हमें हटा सकता है। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ, फाइनली यूरोपियन पावर्स जो थी उस वक्त की, उस टाइम की जो मोनार्कीज थी कंजर्वेटिव्स, वो थी ब्रिटेन, रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों देशों में मोनार्कीज थी, इन चारों देशों में किंग्स रूल कर रहे थे। तो इन सबको लगा कि हमें नेपोलियन को डिफीट करना पड़ेगा। एंड नेपोलियन वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू। और बैटल ऑफ वाटरलू में जब उसको डिफीट किया गया, ठीक है, उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या हुआ, नेपोलियन ने जितने चेंजेस थे, उन सब चेंजेस किए थे पूरे यूरोप में, उन सबको हटा दिया गया, अंडू कर दिया गया, एक्सेप्ट सम इकोनॉमिक चेंजेस। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, वापस से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को वापस ले आया गया। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की बहुत सारी टेरिटरीज जो नेपोलियन ने जीती थी, नेपोलियन के अंडर में फ्रांस की टेरिटरीज जो कि ऑक्यूपाई की गई थी फ्रांस के द्वारा, उन सबको हटा दिया गया। ठीक है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, बेल्जियम, इन सबको सेटअप किया गया। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आए ट्रीटी ऑफ वियना के बाद। तो आपसे ट्रीटी ऑफ वियना पे भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ट्रीटी ऑफ वियना क्या था, क्यों साइन हुआ, क्या चेंजेस हुए। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना में एक और चीज होगा, जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। तो नेपोलियन ने जो बेटर चेंजेस किए थे, जो अच्छे चेंजेस किए थे, खासकर जो इकोनॉमिक सेंस में जो अच्छे चेंजेस किए थे, उनको रिमूव नहीं किया गया ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू। लेकिन हम कुल मिला के ये देखेंगे कि कंजर्वेटिव रेजीम जो था वो सेटअप हो चुका था 1815 में। कंजर्वेटिव रेजीम मतलब नेपोलियन भले ही डेमोक्रेसी का नारा लगा रहा था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं डिक्टेटर ही था, है ना। तो फिर भी डेमोक्रेसी की बात कर रहा था। तो यूरोप में 1789 जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तब से लेके 1815 तक, जब तक नेपोलियन का रूल था, तब तक डेमोक्रेसी की बात हो रही थी। लेकिन इस चीज को रिमूव करने के लिए जब बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया और ट्रीटी ऑफ वियना साइन की गई, उसके बाद से यूरोप में सेटअप हो गया कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब दैट वी सपोर्ट मोनार्की, वी सपोर्ट ऑटोक्रेसी एंड वी आर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, है ना। तो ये चीज यूरोप में आ जाती है 1815 के बाद से। और जो भी लिबर्टी के ये सारे आइडियाज थे, उन सबको क्रश किया जाने लगा। जो बोलता था कि लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, इक्वालिटी हो, डेमोक्रेसी हो, उन सबको हटा दिया जाता था। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे 1815 के बाद से बहुत ज्यादा फियर ऑफ रिप्रेशन था, बहुत सारे लोगों को सप्रेस किया जा रहा था। यूरोप में तो अलग अलग देशों का डिमांड होना शुरू हुआ था कि हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन जो भी कंजर्वेटिव थे, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, वो उन सारे लोगों को सप्रेस कर देते थे। उसी में एक इंसान था जो इटालियन रेवोल्यूशनरी था, जो इटली में रेवोल्यूशन लाना चाहता था, उसका नाम था यूसिप मेजिनी। यूसिप मेजिनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर for Europe and also for your exam, है ना। तो यूसिप मेज़िनी, he was born in Genoa in 1805। और वो कार्बोनरी, एक उस टाइम का एक, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी, है ना। वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का मेंबर भी था। ओनली एट द एज ऑफ 24 ही वाज सेंट टू एग्जाइल। एग्जाइल मतलब क्या हुआ, जब आपका एज अ पनिशमेंट अपने देश से बाहर भेज दिया जाए। ठीक है, तो 24 साल की उम्र में ही उनको एग्जाइल पे, पनिशमेंट पे भेज दिया गया। ठीक है, क्योंकि वो लिगोरिया में एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो जब वापस आए अपने एग्जाइल से, तो उन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। सीक्रेट सोसाइटीज क्यों, क्योंकि इन सोसाइटीज को बैन करके रखा गया था मोनार्की के द्वारा। तो ये अंडरग्राउंड काम करते थे, और वो सीक्रेट सोसाइटीज का नाम था यंग इटली इन मार्सिलेस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। तो इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटीज बनी, एक मार्सिलीज में बनाई और एक बर्न में बनाई। ठीक है, जो मार्सिलीज में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई, उसका नाम था यंग इटली, और यंग यूरोप था बर्न में जो उन्होंने बनाया था। ठीक है, और इन दोनों ही सोसाइटीज के थ्रू यूसिफ मेजिनी क्या कर रहे थे, वो अपने जैसे
लोगों को, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स के जो भी लोग थे उन सबको इकट्ठा कर रहे थे, और उनका ये इंटेंशन था कि हमें नेशन बनाना है, हमें सिर्फ जमीन के टुकड़ों को जोड़ना नहीं है, हमें एक देश का निर्माण करना है, और वो देश जहाँ के जो लोग हैं वो स्वतंत्र हों, ठीक है, उनका एक कॉमन कल्चर हो, कॉमन पास्ट हो, ठीक है, हमें एक ऐसे देश की रचना करनी है। तो यूसुफ मेज़ेनी अपने टाइम के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं रहे, ठीक है, एंड एट अ वेरी यंग एज ही डाइड एज वेल, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने काम से बहुत लोगों को इंस्पायर किया, और उस टाइम एक बहुत फेमस थे मेटर्निच, उन्होंने डिस्क्राइब किया था यूसुफ मेज़ीनी को एज अ मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अ सोशल ऑर्डर। तो इससे पता चल सकता है कि कैसे उस टाइम यूसुफ मेज़ेनी पावरफुल हो रहे थे, उनकी जो बातें थी वो लोगों को इंस्पायर करने लगी थी। ठीक है, आज इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा पार्ट 2, उसमें हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोग आगे इटालियन रेवोल्यूशन, जर्मन यूनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू। आई होप इट वाज अ लर्निंग जर्नी।